Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. हम आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यहाँ पर जो टारगेट है वो क्विकली रिवाइज करना है, लेकिन इस चैप्टर में चूंकि बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो इस कंसेप्ट्स के बारे में आज हमारा पहला टॉपिक होगा। ये क्लास आज शुरू हो जाने वाली है, जैसा कि आपको पहले 1 या 2 दिन पहले बताया जा चुका है कि इस क्लास के अंदर हम जो क्विकली ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और किस तरह के कंसेप्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं और उसी की ही तैयारी करते हुए आप कैसे बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको कहा था कि हम इतना कुछ पढ़ लेंगे कि आप आसानी 80 to 85% मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आप जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिससे आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। जिन लोगों तक इस क्लास की अनाउंसमेंट पहुंच गई थी तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये भी ख्याल करें कि जहां ये नहीं पहुंच पाई है, जहां ये पता नहीं लगा है कि एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है उमैर खान अकेडमी में, तो ये शेयर करके लोगों को ज़रूर बता दें कि ये क्लास शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन कर लें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगते हैं तो हमें एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, यानी वो हमारा बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, दैट इज़ मैटर। मैटर क्या है? तो मैटर के बारे में आप लोगों के कंसेप्ट हैं सही कि भाई मैटर क्या होता है, आप लोग काफ़ी हद तक ये बात जानते भी हैं, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज है कि a thing which occupies some space and have some mass, यानी जो चीज जगह घेरती हैं और वजन रखती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मादा, मैटर। अब बात यहां पर यह है कि इस मैटर को जानना क्यों जरूरी है, यह बहुत ही अहम बात है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी मैटर ले लीजिए, हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि ये हमारे पास एक छोटा सा खिलौना है, और इसके अंदर हमारे पास ये गाड़ी है। अब इस गाड़ी को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ चीजें मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसके जो टायर हैं, चाहे आप इसको ओरिजिनल कार समझ लें, तो इसके अंदर रबर भी है, इसमें प्लास्टिक चीज़ें भी हैं, इसके अंदर मेटल भी हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि इसके अंदर सिलिकॉन है, इसमें कार्बन है, इसके अंदर हमने मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा पॉलीमर्स का, तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी हो सकती है डिफरेंट कंपाउंड्स की शक्ल में, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन भी हो सकती है। इसके अंदर पॉसिबली कि हम कोई ऐसा मटेरियल यूज करें जिसके अंदर सोडियम भी हो, या हम इसके अंदर मजीद कोई चीज यूज कर लें जैसे कि मैग्नीशियम हो, या फिर हम कहें कि इसके अंदर आयरन हो। तो ये मैंने एक चीजें लिख दी हैं, मतलब इनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इन सब के कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम दोबारा से एक बात करें कि ये आपके पास एक मिसाल के तौर पर चलें, आप हैं, एक ह्यूमन बॉडी है। अब इस ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर हम चंद एक बात समझते हैं, वो क्या, इसके अंदर भी देखा जाए तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। अब आप कहेंगे सर हमारे अंदर आयरन है, क्या हम लोहे के बने हैं? भाई आप में से कहीं लोहा नजर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आप उसको लोहे को नहीं देख सकते क्योंकि वो यहाँ पर प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। या आप कहें कि हमारे अंदर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो एक गैस है, तो वो गैस हो सकती है, तो उसके भी कंपाउंड्स हैं। ये वाली बात कुछ आपको पहले ही पता है, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से कोई बॉडी बनती है। अब चूंकि ये भी जगह घेरती है, वजन रखती है, ये भी जगह घेरती है, वजन रखती है, तो दोनों क्या हुए? मैटर हुए। अगर हम फिर कुछ और भी जिक्र करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक प्लांट है,
अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट में भी आपको यही कंपोनेंट मिलेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पलरी तौर पर कुछ कंपोनेंट्स लिख दी हैं, इनमें कुछ इजाफा भी हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों में कुछ कमी भी हो सकती है। अब आप देख रहे हो कि कैसी चीज़ जो आपको बेजान दिखती है और ऐसी चीज़ें जो आपको जानदार दिखती हैं, उनमें सेम तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगर हम सिंपल बात करें तो वो ये है कि जो हमने ये जो एग्जांपल ली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार है, या हम मानते हैं कि ये आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, या आपके पास यहाँ पर प्लांट है, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब आपके पास हैं मैटर। यानी आमतौर पर हम जिन चीज़ों को देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, वो मैटर के तौर पर तस्वर की जाती है। हम उनके अंदर उनके कंपोनेंट्स को डायरेक्टली नहीं देख रहे होते। लेकिन जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक किस्म के कंपोनेंट पर, बेसिक किस्म के रिएक्शन पर, एक छोटी सी छोटी बनाने वाली चीज़ या काम करवाने वाली चीज़ पर भी ध्यान देते हैं। और यही हमने शुरुआत लेनी थी कि अगर आपको मैटर का कुछ कंसेप्ट आ गया है तो आपको ये पता है कि मैटर कुछ कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। ये कंपोनेंट्स डायरेक्टली इसमें नहीं होते, मैंने आपसे कहा, ये मिलजुल कर कुछ नए कंपाउंड्स बनाकर, जैसे नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स, ठीक है ना, हाइड्राइड्स, और डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे कि मैंने कहा, चलो शॉपिंग बैग अगर इसमें इस्तेमाल हुआ है, रबर इस्तेमाल हुई है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो मैं नाम ले रहा हूँ ये कंपाउंड्स के हैं या उन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स के हैं जिनसे चीज़ें बनी हैं। जब हम उन कॉम्प्लेक्सेस को भी सादा कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये बिल्कुल छोटे छोटे से जो ज़रात आते हैं, समझ लीजिए, या कह लीजिए बेसिक किस्म की चीज़ें आती हैं, वो ये हैं। तो इनका नाम भी आपको पता है, मैं इसका नाम ले नहीं रहा हूँ एक्चुअली। तो अब लेते हैं जो हमने यहाँ पर ये हिस्से लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब आप ये देखें कि यहां पर कुछ चीजें मुकम्मल हुई हैं आपके जहन के अंदर। वो क्या? एक तो ये कि मैटर क्या है, और फिर आपने ये सीखा कि जो मैटर है वो एलिमेंट से बना है। अगर मैं आपको कहूं कि भाई डिफाइन करो एलिमेंट्स को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एलिमेंट्स को डिफाइन करो, सोचो इस चीज़ को कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, जिसकी मदद से आप लिखते भी रहें और चंद चीज़ों को समझते भी जाएं, और जो नई आपके जहन में चीज़ें आती हैं या कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उनको आप राइट डाउन भी करें। तो अब आप ये देख रहे हो कि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को अपने जहन में आपने कुछ भी डिफाइन किया होगा, ठीक होगा। लेकिन जो यहाँ पर मेरा मकसद बताने का वो ये है कि अगर मैं डिफाइन करूँ कि एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे कि एलिमेंट्स किसी भी मैटर में सिंपलेस्ट पार्ट होते हैं। यानी सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एन मैटर, अ सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी इतनी आसान तारीफ है अगर गौर से देखे जाए, सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये आपके पास एलिमेंट है। अब एलिमेंट को जरा हम अलग करते हैं और यूं भी बोल सकते हैं कि इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। अब एलिमेंट से हम मजीद बात आगे लेके चलते हैं। तो अब आपने ज़हन में रखना है कि हमने क्या कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि मैटर बना हुआ है किसका? एलिमेंट्स का। अगर इन एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां पर लेते हैं आयरन। अब अगर आप गौर करो तो आयरन का एक पीस लेते हैं, ये हमारे पास आयरन का एक टुकड़ा है, लोहे का एक पीस है, टुकड़ा है। अब इस टुकड़े को अगर हम गौर करें और मतलब इसको मैक्रोस्कोपिक नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, अगर मैं आसान बात कर दूं आपको, वो ये कि इसको तोड़ दें और इसके दो हिस्से कर दें और फिर इसको तोड़ दें, मजीद हिस्से कर दें, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा, मतलब पुराने कंसेप्ट्स के मुताबिक यानी डेमोक्रेटस के मुताबिक कुछ ऐसा होने वाला है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसे मजीद नहीं तोड़ सकेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब हम तोड़ते हैं तो वो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है जब तक वो पार्ट्स में मतलब
तब्दील होती रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इतना छोटा पार्ट हो जाएगा कि हमारी आंख को नजर नहीं आएगा। यानी अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये कि तोड़ते जा रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं कि जहां हम मजीद नहीं तोड़ सकेंगे, और उस वक्त जो ज़र्रात होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो इतने छोटे होंगे कि हमें आंख से नजर नहीं आएंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। ये क्यों अजीब बात है? क्योंकि ये ख्याली है, ये एक हाइपोथेसिस है कि यकीनन एक ऐसा वक्त भी आएगा किसी चीज को तोड़ते तोड़ते तोड़ते, इस कार को भी तोड़ते तोड़ते तोड़ते, या अगर इस बंदे को भी हम तोड़ सकें तो तोड़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ऐसा पार्टिकल बनेगा विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अब मजीद डिवाइड अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसको हम एक नाम देंगे। जैसे अब यहां पर अगर हम प्रेजेंटेशन देखें तो हमें कुछ यूं देनी होगी कि अगर ये एक मेटल का पीस है, ये एक लोहा है, और इसको तोड़ते तोड़ते हम इन जर्रात तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल ये बड़े हैं, लेकिन आपने तसव्वुर करना है कि ये आपको आंख से नजर नहीं आ रहे, तो हम कहेंगे कि ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी मजीद तकसीम नहीं किए जा सकते। अब इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, मजीद तकसीम नहीं किए जा सकते, तो अब यहां पर एक पुराने नॉलेज के मुताबिक जब हम डॉल्टन की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रिटस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स। लो जी, अब हमें एक और बात समझ में आई, दैट इज कॉल्ड एटम। तो पहली बात जो आपके पास थी वो ये थी कि मैटर क्या है। दूसरी बात जो आपको समझ में आई, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स क्या है। तीसरी बात जो आपको समझ में आनी है वो ये है कि एटम्स क्या है। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि एटम्स असल में किसी भी एलिमेंट के छोटे तरीन हिस्से होते हैं जिनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, और वो असल में कहलाते हैं फंडामेंटल, या कह लीजिए बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। अब चूंकि ये नजर नहीं आते हैं तो इससे हम कुछ और बातें भी समझ सकते हैं या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको यहाँ मैटर की एग्जाम्पल दी है, ये वो मैटर है जिसको आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे मैटर का जिक्र करें जिसको आप नहीं देख सकते, जैसे मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि यहां पर हवा है, एयर है, ये हमारे पास हवा है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन चूंकि प्रेजेंट तो करना है तो हवा है, हवा चल रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है जी। अब यानी जो आपके पास समझ लीजिए दरख्त हैं, अगर तो दरख्तों के पत्ते एक तरफ हो गए हैं, उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये बात समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो नजर नहीं आ रही है लेकिन पत्तों को, ठीक है, या आपके बालों को हिला जुला रही है। तो ये उसके होने की अलामत है। नजर ना आना जरूरी नहीं है कि नजर नहीं आती कोई चीज तो मैटर नहीं है, तो ये भी एक मैटर है। अब ये मैटर हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? इसमें होता ये है कि जैसे किसी भी सॉलिड के अंदर ये जो एटम्स हैं ये काफी हद तक क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए वो एक जगह पर जब इकट्ठे हो जाते हैं और डेंस हो जाते हैं तो हमें वो चीज नजर आ जाती है। लेकिन जब वही पार्टिकल्स इधर दूर दूर बिखरे हुए हैं, चूंकि वो हमें एक तो नजर आ नहीं सकता और दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां भी बेशुमार है, लेकिन चूंकि उनके आपस के दरमियान फासला काफी ज्यादा है, इसलिए हम मानते हैं कि ये जगह सारी की सारी खाली है और हमें वो भरा हुआ हिस्सा नजर नहीं आता। बट दैट कंडेंस्ड और डेंस्ड पार्ट इज कॉल्ड एटम। तो यहां पर भी एटम है, ठीक है, और यहां पर भी एटम्स हैं। अब एक बात फिर करते हैं, अगर हम सॉलिड की बात कर चुके और लिक्विड की बात ना करें, ये बात भी अजीब होगी, तो हम यहां पर ये जिक्र करते हैं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास वाटर है और वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो गैसेस की निस्बत, यानी जो आपके पास गैस फेज था
और जो आपके पास एक सॉलिड फेज था, इन दोनों के दरमियान है ये लिक्विड। यानी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, या आप मान लीजिए कि अगर एटम्स होंगे, तो वो ना तो गैसेस की तरह बहुत दूर होंगे और ना ही वो सॉलिड की तरह बहुत करीब होंगे, इसलिए हमें वो जो लिक्विड्स होते हैं वो नजर आ जाते हैं। तो देखें, हमने यहां पर फिर दोबारा से सीखना है, वो क्या कि जो मैटर है, अगर वो सॉलिड है, लिक्विड है, वो गैस है, तो कुछ हालत में भी है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो बेसिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। तो अगर अब हम एटम को डिफाइन करें तो अब तक हम यही कह पाएंगे कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, या बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं, तो उनका जो छोटा तरीन हिस्सा है कॉल्ड एटम। एटम में चूंकि हमारे जो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट है, इसलिए क्या होता है कि हमें ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये जानें कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से भी अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इतनी ज़्यादा अगर डिफ़ाइन कर लें तो आगे जाकर उसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं और वो डेफिनेशन गलत होने लगती है। तो डेफिनेशन गलत ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ शराइत ऐड कर देते हैं, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। जो कंडीशन यहाँ पर आपने लगानी है इस डेफिनेशन में कि वो क्या, इंडिविजिबल पार्टिकल या सिंपलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट के बाद आपने ये भी कहना है, वो क्या कहना है कि देखें, वो बताते हैं क्या कहना है आपने। लेकिन जब हमने एटम्स को देखा तो जरूरी नहीं था कि हर एटम अकेला अकेला पाया जाता। जैसे मिसाल के तौर पर 2 एटम्स मिलकर भी रह सकते हैं और 3 एटम्स भी मिलकर रह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एटम्स आपस में अकेले अकेले भी रह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, काफी सारे एटम्स मिलकर भी रह सकते हैं, अकेले अकेले भी रह सकते हैं। तो यहां पर एक और क्वेश्चन पैदा हुआ कि जो एटम है क्या कभी वो अकेला रह सकता है, मतलब जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो कैसी होगी, वो हमेशा अकेला ही रहता होगा या वो ग्रुप्स की शक्ल में रहता होगा। तो ये जवाब हम आगे तो लेंगे, लेकिन यहां पर इस एग्जिस्टेंस के एतबार से हम ये कहेंगे कि जो एटम होते हैं वो एग्जिस्टेंस अकेली रख भी सकते हैं और नहीं भी। यानी यहां पर क्या हुआ, एटम में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे बी नॉट, मतलब दोनों तरह की बातें हो सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी एक तरह की कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कुछ एलैबोरेट करती है, कुछ समझा देती है कि एटम इंडिविजिबल है, इट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और इट मे बी नॉट, क्योंकि कभी ऐसा होता भी और कभी नहीं भी होता। लेकिन एक चीज जो सारे एटम्स में कॉमन है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर एलिमेंट लेते हैं, अब जो हमारे पास ये एलिमेंट है ये हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन हमारे पास गैस है अगर हम प्योर एलिमेंट की बात करें, सोडियम हमारे पास एक धात है, मेटल है, ठीक है ना, मैग्नीशियम भी ऐसा ही है। तो बात यहां पर ये कहने की है कि ये अलग अलग चीजें हैं। अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, सोडियम का भी करता है, लेकिन ऑक्सीजन को जब भी हमने देखा वो इस तरह रहता है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर रहते हैं, O2, यानी इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर आप कहीं से तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, हाँ जी इनको अलग किया जा सकता है। फिर क्या मामला है, हमने क्या समझना है यहां पर, वो ये है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम प्लस O2, आप जब भी इस रिएक्शन को देखेंगे या इस तरह के और रिएक्शंस को देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या मामला है कि मैग्नीशियम तो आपने Mg2 नहीं लिखा, O2 लिखा है, ये क्या मामला हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में एग्जिस्टेंस है भी अकेले अकेले रहने की, यानी एक एटम अकेला रहता है, और ऐसा नहीं भी है कुछ एलिमेंट्स की शक्ल में। लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो अगर हम रिएक्शन कर कर से बना देते हैं MgO, अब आप कहेंगे सर ये तो अकेला हो गया, मैग्नीशियम तो के साथ ऑक्सीजन जो था वो तो पहले जब रिएक्टेंट्स की शक्ल में था तो 2 थे एटम मिलकर, अब एक क्यों बना रहे हैं। तो
इसका मतलब कुछ और भी समझाना है, वो ये कि मैग्नीशियम का एक एटम मिल सकता है ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, यानी रिएक्शन के बाद वो अकेले हो सकते हैं, पर जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें भी ऑक्सीजन अकेला नहीं है। ठीक है, मतलब इसको हम बैलेंस करेंगे, लेकिन फिलहाल बैलेंसिंग का जिक्र नहीं है। जो मैं अब बात करने लगा हूं वो असल शर्त है, वो ये है कि ऑक्सीजन का अकेला एक एटम भी किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। बेशक वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता एक ऑक्सीजन एटम की शक्ल में, लेकिन वो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो यहां पर अब आपको क्या समझ में आई बात, वो ये आई कि एटम इज इंडिविजिबल, नंबर 1, यानी इंडिविजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन बी एग्जिस्टेड एज इंडिविजुअल पार्टिकल, अकेला रह सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप की शक्ल में रह सकता है, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल की शक्ल में रह सकता है। और तीसरी जो अहम चीज है एटम के बारे में वो ये है कि इट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब आप कुछ एटम के बारे में पता लगा। Atom is indivisible particle. It may exist or may not be exist as an individual या independent particle, but it can take part in a chemical reaction. तो ये एटम की हमने क्या की है, डेफिनेशन की है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहां भी कुछ इसी से मिलती जुलती आपको डेफिनेशन मिलेगी। एटम का वर्ड असल में लैटिन से जब आया था तो वो इसी वजह से था कि एटम का मतलब था इंडिविजिबल, और लैटिन में इंडिविजिबल को एटमॉस कहते हैं, तो एटमॉस से वो फिर एटम में डिराइव हुआ। बहरहाल ये बातें बड़ी आसान सी हैं। देखिए कुछ चीज़ें बड़ी आसान सी होंगी जब आप बुक को रीड करेंगे, क्योंकि आप लोग अपनी पिछली क्लासेस में इतना तो पढ़ाते हैं कि आप रीड कर सकते हैं। तो जब आप रीड करेंगे तो रीड करने पर कुछ चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होती हैं, यानी अंडरस्टूड होती हैं कि भाई वो इसी तरह ही होनी है। जैसे अगर कोई ये कहे कि भाई चाय बना के लाओ और उसमें दूध भी डालना, तो ये कहना ज़रूरी नहीं है। मतलब दूध डालना कहना ज़रूरी नहीं है, चाय बनाने का मतलब यही होता है। या कोई ये कहे कि चाय बना के लाओ, दूध भी डालना और उसमें पानी भी हो। दूध डालना और पानी डालना ये क्या है, अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको खुद समझ लेनी चाहिए उन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती अपनी बुक से तो आप मुझे कमेंट में राइट कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होंगी जो बहुत ही क्विक लर्निंग पर मुश्तमिल होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आपका जो माइंड सेटअप है वो बन जाए। और अगर ये माइंड सेटअप बन जाता है तो फिर आप बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने एटम के बारे में पढ़ लिया। मैंने कई दफ़ा ये पुकारा है आपके सामने कि एटम्स जो होते हैं वो मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने की बात के एतबार से इंडिविजिबल है। मैंने ये एक दो दफ़ा दोहराया भी है। तो ये इसका क्या मतलब है कि पुरानी बात है? हाँ जी, ये पुरानी बात है कि एटम इज़ इंडिविजिबल। एटम अब डिविजिबल है, लेकिन चूंकि उसका नाम पड़ चुका है तो इसलिए ऐसा है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम अरोमा से निकला था, अरोमा मीन्स फ्रेगरेंस। फिर बाद में पता लगा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर फ्रेगरेंस ही नहीं होती। लेकिन चूंकि नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन चुका था, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उन सबको चेंज करना मतलब बेहतर नहीं था। उस एरोमेटिक कंपाउंड्स को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भी एटम्स एटमॉस से निकला, वो शुरू में इंडिविजिबल था, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आम होती रही तो क्या होता रहा, तो हमें मज़ीद भी पता लगता रहा कि एटम को अगर हम मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने ये देखा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप सबको पता होगा, ये एक बच्चों वाली बातें हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइप्रॉन्स, न्यूट्राइनो, एंटी न्यूट्राइनो, ड्यूट्राइनो वगैरह वगैरह बेशुमार नाम। यानी कहा जाता है कि मोर देन 100 सच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम। यानी एटम इतना ज़्यादा हद तक कॉम्प्लेक्स है। बहरहाल स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं की गई हैं, दूसरे पार्टिकल्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एक एटम में हों। बहरहाल वो एक अलग हमारा पास मतलब नॉलेज है। बट आपने 3 नाम अपने ज़हन में ज़रूर रखने हैं। वो 3
जो आपने नाम रखने हैं वो वही हैं जो आपको शुरू से पढ़ाए जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सवाल ये है कि ये तीन ही क्यों? इसकी वजह ये है कि हमने देखा कि हर एटम में ये तीन ज़रूर होते हैं, मतलब दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर आप सोच रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं किसी एटम के, तो आप कहेंगे द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बाकी ये भी कहा, ये आपसे कोई कहता है कि भाई यही होते हैं, तो कहना नहीं भाई और भी होते हैं, लेकिन यही काफ़ी हैं जो हमने पढ़ने हैं। ये हम अपने चैप्टर नंबर 5 में बड़े एहतियात से इसको पढ़ेंगे। तो ये बेटा आपके पास एक छोटा सा हिस्सा था जिसको आपने अपने जहन में रखना है। तो आज को अगर हम थोड़ा सा अगर समराइज़ करते हैं तो वो समरी कुछ यूँ है कि आपके पास मैटर है, फिर आपके पास मैटर से अगर प्योरेस्ट फॉर्म निकाल ली जाए तो वो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की अगर इंडिविजिबल फॉर्म ले ली जाए, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एंड एटम कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और फिर बात करते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, तो आप कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर। और फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। ये आपके पास आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर हम यही पढ़ते हैं कि एटम होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, यानी हर वक्त पढ़े होते हैं एलिमेंट, लेकिन उसका एक बेसिक शक्ल आपके जहन में नहीं होती। और बेसिक शक्ल क्या है? जैसे मैंने अगर ये बना दी है पीस, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। नहीं, जब आपके जहन में बात आए एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पीस विच यू कैन सी, ऐसे कह लीजिए। और जब आपको कहा रहता है कि एटम ऑफ एलिमेंट, तो फिर याद रखें कि ये जो आपको दिखाया गया है तोड़कर, इसके अंदर से निकाल कर, तो ये जो आपको दिखाया गया है ये एटम है या ये एटम है। ठीक है, तो एटम या इसे हम मॉलिक्यूल के जिक्र आगे करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बहरहाल। तो एटम और एलिमेंट, तो अब जहन में रखना है एटम ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट। ये नहीं कि बस एटम ऑफ एलिमेंट एक वर्ड है, नहीं, एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक होल कंसेप्ट है कि किसी भी बड़े एलिमेंट का छोटा तरीन हिस्सा एटम है। अगर आपके पास एक एटम है और उसको आप एलिमेंट बोलते हैं तो बोल सकते हैं, मतलब एक एटम को भी एलिमेंट बोल सकते हैं। मैग्नीशियम के एटम को आप कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है, लेकिन अगर ये कहें कि एटम ऑफ एलिमेंट है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली आप बता सकेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बहरहाल आज का लेक्चर इतना छोटा सा ही है, तो बहरहाल बात यह है कि हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से मतलब लेंथी हो सकते हैं, आपको हर रोज़ भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। और हो सकता है कि एक दिन में 2 दफ़ा मिल जाएं। कुछ कोशिश करते यही रहेंगे कि क्विकली बहुत कम लेक्चर्स के अंदर पूरे चैप्टर को हम लेकर चलें। तो बहरहाल आपने इसको, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों को ज़रूर बता दें जो इसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि सबके लिए पढ़ना मुश्किल है। अब चूँकि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है तो इसलिए इसको ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू।